साथियों, आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। साथियों, आज की क्लास में हम 2021 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उस पेपर पर आधारित जीके जीएस के 100% ओरिजिनल प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नों में या प्रश्नों की भाषा में या ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन और ऑप्शन लिए गए हैं। ठीक है, ये 2021 का पेपर है, इसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके जीएस सेक्शन में। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित थे तो वो मैंने निकाल दिया है। 20 क्वेश्चन जो बचते हैं वो मैंने लिया है और आज की इस वीडियो में हम उसको करवाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित किया? ठीक है, जिसकी वजह से अंग्रेजों को मौका मिला और उन्होंने क्या किया, अवध पर नियंत्रण कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब थोड़ा अगर डिटेल में बात करूं तो अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो गया। और दूसरी बात ये, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, तो ये बहाना बनाकर के क्या किया, उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया। अवध के अगर अंतिम नवाब की बात करूं तो नवाब वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे, जिन्होंने 1847 से लेकर के 56 तक अवध पर शासन किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, महान्यायवादी के आदेश से, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश से, या भारत के उपराष्ट्रपति के आदेश से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें तो दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है कि तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ भी ये भी बनता है, ये भी पूछा जाता है कि अगर लोकसभा में कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष न हो तो लोकसभा कार्रवाई कौन चलाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य जो होता है वो लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि नियुक्ति कैसे होती है, तो बात हो गई हटाने की। ठीक है, नियुक्ति कैसे होती है, सेम प्रोसेस उसका भी वही है कि सदन में जो भी सदस्य मौजूद हैं उनके बहुमत के द्वारा, उनके साधारण बहुमत के द्वारा, मतदान के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सुमो कुश्ती, सुमो रेसलिंग प्रतियोगिता की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, सुमो रेसलिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। इसे जापान का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है। सुमो जापानी कुश्ती का नाम है और जापान में जो शिंतो धर्मानुयायी हैं उनमें सुमो का काफी महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन बार बार बनता है, बीएसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, कब किया गया ये अगस्त 2021 में।
आपकी वर्तमान जो भारत सरकार है उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में जिसको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो वह है विश्वनाथन आनंद। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं जो 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, क्या कारण है? देखिए, युमथांग घाटी जो है ना, ये फूलों की घाटी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे पौधे नहीं पाए जाते, यहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान, जिसको हम प्रकाशमिति कहते हैं या फोटोमेट्री जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, का मूल एसआई मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है। तो प्रकाशमिति का जो मात्रक होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैंडेला, CD। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब चलिए एक करके हम जरा मोल के बारे में जान लेते हैं कि मोल क्या है, एम्पियर क्या है, केल्विन क्या है। तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो है मोल। ठीक है। एक मोल में 6.02214076 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। ठीक है। सिंपली इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 6.022 इंटू 10⁻23 बोलते हैं। ठीक है। एम्पियर की अगर बात करूं तो एम्पियर जो है क्या है, ये धारा नापने की इकाई है। ठीक है। केल्विन क्या है, तापमान की एसआई है। ठीक है, तापमान टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विक्रम सेठ। टू लाइफ्स पुस्तक जो है विक्रम सेठ की पुस्तक है। ठीक है। पुस्तकों के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा आई बटन में, उसको जरूर से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। तो पुस्तक से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी निराकरण उसका हो जाएगा। ठीक है। देखिए, विक्रम सेठ की जो पुस्तक है टू लाइफ्स जो है, ये विक्रम सेठ के भारतीय मूल के चाचा और जर्मन यहूदी, उनकी जो जर्मन यहूदी पत्नी थी, उनकी कहानी पर आधारित है पुस्तक टू लाइफ्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा थी? यहाँ पे 4 भाषाएं आपको दी हुई हैं, एमोराइट है, एलामाइट है, सुमेरियन है, अकाडायन है। ठीक है। इसमें से कौन सी भाषा जो है मेसोपोटामियन भाषा है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सुमेरियन भाषा, ये क्या है, ये मेसोपोटामियन भाषा है। ठीक है। देखिए, सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी। ठीक है। यह एक अज्ञात मूल की भाषा है जो लगभग 3500 ईसा पूर्व में लिखित रूप में प्रकट होती है। सुमेरियन को सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के लोगों द्वारा बोला जाता था। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है। प्रश्नों का टाइप, प्रश्नों का प्रकार देख करके अंदाज लगा सकते हैं आपकी, अंदाजा आपको लग जाता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अब प्रश्नों की संख्या भी इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रश्न कहाँ से बनेंगे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा जमा अनुपात। ठीक है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। ठीक है। आईसीसी के अनुसार जो है क्रिकेट खेलने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने की उम्र जो है वो है 15 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि रिटायर होने की उम्र क्या है? रिटायर होने की कोई उम्र नहीं है। खिलाड़ी अपने हिसाब से 30 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में
क्या करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलने की जो न्यूनतम उम्र है वो है 15 वर्ष। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न भी साइंस से है। ठीक है, साइंस का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो एग्जाम अभी 2024 में होगा, फरवरी में जो होगा एग्जाम आपका, ठीक है, उसमें भी साइंस से कम 2 क्वेश्चन निश्चित तौर बनेंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, जब इल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर, डैश नामक अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो वह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो आपको उस चरण का नाम बताना है। ठीक है, तो उस चरण का नाम है प्यूपा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए आपको चारों चरण के बारे में बता देता हूं। 4 चरण होते हैं, मतलब तितली और पतंगे जो होते हैं उनके काया पलट में 4 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, अंडा। ठीक है, फिर लार्वा आता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर क्या होता है, वो वयस्क हो जाता है। ठीक है, मतलब तितली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, अहमदाबाद। देखिए ये क्वेश्चन फेमस क्यों है, क्यों पूछा गया, एक्चुअली ये भारत में चलने वाला सबसे लंबा शास्त्रीय संगीत महोत्सव है। जी हाँ, 13 दिन तक चलता है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ लगे हाथ और जान लीजिए, संकट मोचन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो ये संकट मोचन मंदिर वाराणसी में आयोजित होता है। ठीक है, तो सप्तक वार्षिक संगीत महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित एक वार्षिक 13 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव है। कहाँ होता है ये, अहमदाबाद गुजरात में होता है। ठीक है, 13 दिवसीय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत में अर्थशास्त्र का पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, ठीक है, अमर्त्य सेन को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो सीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भरतनाट्यम के नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं। ठीक है, क्वेश्चन अलारमेल वल्ली हैं, क्वेश्चन निश्चित तौर पे इनके ऊपर बनना ही बनना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। ठीक है, ठीक, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, कौन सी जगह हो, अल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, अंग्रेज पुलिस से जब उनकी मुठभेड़ हुई, तो अंतिम गोली जब बची, जब उनको बचने की आशा नहीं अब थी कि अब मैं बचूंगा नहीं, अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे और जिंदा पकड़ लेंगे, तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेजों का हाथ जिंदा नहीं लगूंगा। तो अंतिम गोली उन्होंने क्या की, अपने ऊपर चला ली। ठीक है, अपने आप को गोली मार ली। ठीक, तो इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको वर्तमान में यूपी सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया जो है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन से भी चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। ठीक है, तो वह काकोरी ट्रेन एक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कदम बांध है, कदम बांध है, कदम नदी डैश नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कदम बांध कहाँ स्थित है, किस नदी के संगम पर स्थित है, कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के, गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है,
देखिए, कदम बांध जो है इसको आदि नारायण रेड्डी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1971। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। बांग्लादेश जिसको कि पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है, 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तानी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया था? हिंदुस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश का उदय हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स रैक्समे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने जो है सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, कब हुआ था ये? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति की सिफारिश के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। क्या है ये सांप्रदायिक पंचायत? इसके द्वारा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत मतलब दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये निर्णय दिया गया, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत नाखुश हुए और उन्होंने क्या किया? आमरण अनशन जो है स्टार्ट किया। ठीक है, ये जो निर्णय था, इस निर्णय की जो है बाबा साहब ने बहुत तारीफ की थी, बाबा साहब का समर्थन था, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरोध की वजह से जो है उनको अपने कदम पीछे लेने पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, यही इसका राइट आंसर है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, साथियों, टोटल 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने कराया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।